आज हमारा 9th क्लास सिविक्स का जो टॉपिक है डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भी लोकतंत्र शासन का सबसे सर्वोत्तम पद्धति क्यों है, यानी कि वर्तमान समय में लोकतंत्र को शासन का सबसे उत्तम जो है वो स्वरूप क्यों माना है। देखो, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ये जो अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है, ये फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी कि डेमोस प्लस क्रेसिया। और फ्रांसीसी भाषा में डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र सबसे उत्तम शासन प्रणाली क्यों मानी गई है, क्योंकि इसमें जनता का स्वयं शासन होता है। जनता खुद डिसाइड करती है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति कैसा हो। और ऐसी जो सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह होती है। ऐसी सरकार जो है वो संवेदनशील होती है। ऐसी सरकार वो एब्सोल्यूट पावर को यूज नहीं कर सकती। और ऐसी शासन व्यवस्था में लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ उनके पास मूलभूत अधिकार और सुविधाएं होती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस होता है, यानी हर प्रकार की स्वतंत्रता और समानताएं होती है उसके पास। और वो स्वयं जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता भागीदार करती है। तो इस लेसन को हम शुरू करते हैं। तो देखो, लेसन का नाम है डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। यानी समकालीन विश्व में जो लोकतंत्र है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो लोकतंत्र का जो विस्तार है, लोकतंत्र का जो विस्तार है वो विस्तार इसका समान रूप से नहीं हुआ है। यानी कि इसका विस्तार हम देखें तो समान रूप से नहीं हुआ है। यानी कि आज कम से कम वर्तमान ऐसे 100 देश हैं, 100 से अधिक देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो शासन अपना चला रही हैं। या उन देशों में एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लेकिन यदि हम विश्व के अंदर देखें, विश्व में देखें, तो लोकतंत्र का जो विस्तार है वो विस्तार जो है वो एक समान नहीं है। तो उसके हम दो एग्जाम्पल से इसकी हम शुरुआत करेंगे कि कैसे जो है वो लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। तो उसके दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहला है चिले का उदाहरण। चिले का जो उदाहरण है सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यानी चिले जो है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यानी लातिन अमेरिका में एक छोटा सा देश है चिले। और 1973 के अंदर इसका जो है वो सैनिक तख्तापलट हुआ और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे ओएंदे। और ओएंदे को सैनिक तख्तापलट से और इसको सत्ता से दूर कर दिया। तो उसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, चिले का जो राष्ट्रपति था ओएंदे, यहाँ हम देखते हैं कि उस समय संसार के अंदर कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार इसका नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। और ये जो शीत युद्ध था ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। यानी कि यूएसए की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी और यूएसएसआर की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। यानी कि ये देश
दोनों जो है इनके बीच एक वर्चस्व को लेकर के लड़ाई थी, और उस लड़ाई में ये देश जो हैं एक दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहते थे, यानी कोई साम्यवादी विस्तार को रोकना चाहता था तो कोई पूंजीवादी विस्तार को रोकना चाहता था। इन दोनों की जो होड़ थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसी प्रतिस्पर्धा का नाम है शीत युद्ध। यहां हम देखते हैं कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है इसमें ओपन मार्केट होता है। थोड़ा सा आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे कि जहां पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उसमें ओपन मार्केट होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है उसमें ओपन मार्केट होता है, और जितने भी रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं। जबकि जहां समाजवादी व्यवस्था होती है वो जितने भी रिसोर्सेज हैं आपकी आमदनी के, चाहे वो भूमि है या जैसे उद्योग है, फैक्ट्री वगैरह है, या कोई माइनिंग का है, जितने भी आपके जो इनकम ऑफ सोर्स होते हैं उनका नेशनलाइज होता है, उनका राष्ट्रीयकरण होता है। और उसमें कैपिटल जो क्लास होती है उसमें ओपन मार्केट होता है, उसमें खुली प्रतियोगिता होती है, और स्टेट का कम से कम इंटरफेयर होता है, कम से कम उसमें हस्तक्षेप होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई बस खरीदी है, कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है जहां पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो उसमें आप खुद तय करोगे आपको किस रूट पर इसको चलाना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप उसके जो कर्मचारी वगैरह रखते हैं उसको कितना वेतन दोगे आप, उसकी क्या फैसिलिटीज होंगी, और जो कुछ वो सब आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन जहां समाजवादी व्यवस्था होती है, जहां नेशनलाइज होता है, जिसमें सरकार उस बस को चलाती है, तो उसमें अब जैसे मान लो कैपिटलिस्ट क्लास में आपको कुछ में बेनिफिट नहीं हुआ तो आप उस रूट को छोड़ देंगे या अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। लेकिन जहां नेशनलाइज होता है, जहां संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होता है और सरकार उस उद्योग को, उस उपक्रम को चलाती है, तो उसके पीछे उसका अंतिम जो ध्येय होता है वो होता है मानव कल्याण, जन कल्याण, यानी कि उसमें लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में होता है मतलब अपना खुद का जो बेनिफिट हो, खुद का जो लाभ हो, वो उसमें तय होता है। उसमें सरकार को उसमें कोई घाटा आ रहा है तो भी वो उन लोगों को ऐसी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये होता है समाजवाद और पूंजीवाद में थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर इसमें। यहां हम देखते हैं कि जो ओएनडे की जो सरकार थी, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी थी इसकी, वो थी चिले सोशलिस्ट पार्टी, चिले सोशलिस्ट पार्टी। यानी कि इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसने जो मैं आपको बता देता हूं, 11 सितंबर 1973 को सुबह इसने अपना एक भाषण दिया था, और वो भाषण ये था कि चिले के मेहनतकश मजदूरों, चिले जिंदाबाद, और जो आज जो राष्ट्रद्रोही यानी कि जो राजद्रोही जो है वो उसमें भाग ले रहे हैं, मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि चिले की जनता जो है एक समय ऐसा आएगा कि वो उन समस्याओं को पार पा लेगी उनसे, और अपने देश के अंदर फिर से एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो स्थापित होगी, और उसी शाम को उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ की जो चिले की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ओएनडे इसके प्रेसिडेंट थे, उसने लोगों के जन कल्याण के लिए बहुत बनाई। सबसे पहले उसने जैसे एजुकेशन वो कंपलसरी कर दिया, फ्री एजुकेशन दिया, दुकानों की राशनिंग की गई, साथ के साथ जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि का मालिकाना हक दिया गया। तो इस प्रकार उसने जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी के आधार पर, समाजवादी विचारधारा के आधार पर इसने इस प्रकार के जो कार्य किए, ये सख्त नफरत करता था जो अमेरिका की जो एमएनसीज यानी कि वहाँ की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये विरोधी था, क्योंकि चिले के अंदर जो चिले का एक महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है वो है कॉपर यानी तांबा। इस एमएनसीज का ये विरोध करता था, और अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है या पूंजीवादी जो विचारधारा है वो उसके खिलाफ जाकर के, और उसने सोशलिस्ट विचारधारा
जो है अपने इसके अंदर स्थापित की। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो एक टकराव था प्रतिस्पर्धा को लेकर के, यहां अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करता है। अमेरिका इंटरफेयर करता है, क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका इस समाजवादी विचारधारा से, मतलब अपनी पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। इनकी जो एमएनसीज थी, जो मल्टीनेशनल्स जो कंपनियां थी, इनके हितों को ये ध्यान में रखता था। लेकिन चिली की राष्ट्रपति ओएंदे की जो सोशलिस्ट जो विचारधारा जो थी, जो उसके कार्यक्रम थे, उसके कार्यक्रम से वहां के जो अमीर लोग थे वो इससे नाराज थे, साथ के साथ चर्च के जो लोग थे वो इससे नाराज थे, और जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो बड़े जमींदार थे, वो भी ओएंदे की नीतियों से काफी नाराज थे। और इसकी चिली की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इस सोशलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सभी जो है वो ओएंदे के जो पॉलिसीज थी, उसके जो नीतियां और कार्यक्रम थी, उनके खिलाफ थी। अब अमेरिका जो है वहां वो इंटरफेयर करता है। अमेरिका कैसे इंटरफेयर करता है? जो चिली के अंदर जो ओएंदे की जो विरोधी लोग थे, उनको ये फंडिंग करता है, उनको पैसा देता है, हथियार देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है 11 सितंबर 1973 को, एक ऐसा समय आता है कि जो जनरल आगस्त पिनोसे, एक बहुत बड़ा सेना के अंदर बहुत बड़ा पद होता है जनरल का, आगस्तो पिनोसे, ये उस समय सेना का जनरल होता था और अमेरिका की इसको काफी मदद मिल रही थी। और आगस्तो पिनोसे ने क्या काम किया? एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और साथ के साथ उसने रेडियो के ऊपर अपना एक संदेश जारी किया कि जो राष्ट्रपति जो ओएंदे है वो या तो देश छोड़ करके बाहर चला जाए या फिर वो अपने पद से रेजिग्नेशन दे दे, अपने पद से वो त्याग पत्र दे दे। लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं कि आगस्त पिनोसे ने, उसने न तो देश छोड़ने के लिए कहा और न ही अपने पद से इस्तीफा देने को कहा। और फिर क्या हुआ? उस सैनिक कार्रवाई में ओएंदे की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और फिर आगस्त पिनोसे जो है वहां का एक डिक्टेटर या वहां का एक तानाशाह रूलर या तानाशाह शासक जो है वो 1988 तक रहा, यानी कि 1973 से लेकर के और 1978 तक। यहां पर नौसेना का एक बड़ा अधिकारी था जनरल बेसले और कुछ अधिकारियों ने आगस्त पिनोसे का आदेश जो है वो मानने से मना कर दिया कि भी हम उस सैनिक तख्ता पलट में भाग नहीं लेंगे। यहां पर ये बात आपको बड़े ध्यान से सुनने की है कि जनरल आगस्त जो पिनोसे है, उसने जनरल बेसले की पत्नी और उसकी बेटी दोनों को जेल में डाल दिया गया। वहां उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया और जो भी आगस्त पिनोसे के जो विरोधी थे, उनके जो लोकतंत्र समर्थक जो लोग थे, उन लोकतंत्र समर्थकों की हत्या कर दी गई। कम से कम 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लोग जो हैं वो डर के मारे दूसरे देशों में उन्होंने शरण ली और आज भी लोग जो हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या जो है वो हजारों में है, वो लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ओएंदे जो राष्ट्रपति थे और चिली के अंदर एक चुनी हुई जो सरकार काम कर रही थी, उस सरकार का कैसे तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि उस लोकतंत्र को जो है मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो चिली के जो लोग थे, उसने ओएंदे ने कहा था ना कि आपका भविष्य जो है वो सुनहरा है, तो उसने ये कहा था कि मैं ये बात चिली के देश के लोगों पर छोड़ता हूं और उनके जो भविष्य का जो सुनहरा जो जीवन उसकी मैं कामना करता हूं। तो देखो यहाँ पर तानाशाह रहा, वो डिक्टेटर रहा, लेकिन लोगों की जो स्वतंत्रता थी, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स थे या उनके जो अधिकार वगैरह थे या जो लोकतंत्र में मिली हुई मूल सुविधाएं जो थी,
वो एक बार यदि लोग उस स्वतंत्रता और समानता का आनंद चख लेते हैं तो काफी लंबे समय तक उसको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पर हम देखते हैं कि जो अगस्त पिनोसे है, इसने क्या काम किया, 1988 के अंदर एक प्लेबिसाइट मतलब होता है जनमत संग्रह करवाना, जन मतलब मत, जनता, संग्रह मतलब उनके विचार। तो वो क्या काम किया कि उसको ये अंदाजा था कि भाई चिले के लोग जो हैं वो आपको, आपकी सरकार की नीतियां और जो कार्यक्रम हैं उनमें हम उनसे ये मतलब लोग जो हैं वो आपके फेवर में होंगे। लेकिन 1988 के अंदर जो उसने जनमत संग्रह करवाया, उस जनमत संग्रह में लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया और उसके खिलाफ जो है, जो चुनाव ने जिसने लड़ा वो जनरल बेस्ले की बेटी थी, मिशेल बेस्ले, जिसको अगस्त पिनोसे ने जेल में बंद करवा दिया था। जेल से बाहर रिहा होने के बाद उस मिशेल बेस्ले ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है चिले के अंदर स्टार्ट किया और वो लोकतंत्र की समर्थक थी। और 1988 में अगस्त पिनोसे को जो है सत्ता से बाहर होना पड़ा और मिशेल बेस्ले जो है वहाँ की राष्ट्रपति बनी। और आपको सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि मिशेल बेस्ले ने जो चुनाव लड़ा था जिसके खिलाफ, वो उस समय चिले का सबसे धनवान और ताकतवर व्यक्तियों में उसका नाम होता था, उसके खिलाफ मिशेल बेस्ले ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत करके आई। और फिर उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तानाशाह सरकार के दौरान जो भी लोगों के साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था, उनके अत्याचार या उनको शोषण का शिकार होना पड़ा था, तो उसने फिर से क्या काम किया, 1988 के अंदर चिले के अंदर फिर से लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को यानी रिस्टोर करवाया, उसकी पुनर्स्थापना की। और उसने जब जांच करवाई जो 1973 और 1988 के दौरान, उसमें जो जांच से ये पता चला कि अगस्त पिनोसे की सरकार वो भ्रष्टाचारी ही नहीं थी, बल्कि वो काफी क्रूर थी। लेकिन मिशेल बेस्ले ने खुद कहा था कि मैं नफरत का शिकार बनी थी, मेरे और परिवार को मौत के घाट भी उतार दिया, मुझे जेल में भी रखा, मैं नफरत का शिकार बनी थी, हालांकि मेरे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। और उसने फिर से जो है बागडोर संभाली, वो प्रेसिडेंट बनी और वहाँ से फिर जो है लोकतंत्र को रिस्टोर किया गया, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो चिले का जो उदाहरण है, कैसे एक चुनी हुई सरकार को वहाँ सैनिक तख्ता पलट किया, लेकिन वहाँ की जो जागरूक जनता है और उस जागरूक जनता के ऊपर उनको मौत के घाट भी उतारा गया, उनके ऊपर कोड़े भी डाले गए या उनको जेलों में भी रखा गया, उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी किया गया, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र सरकार के समर्थन में थे। और एक बहुत बड़े आंदोलन, जन आंदोलन के बाद फिर से चिले के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। तो ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जो है वो पोलैंड का है। देखो, पोलैंड एक पूर्वी यूरोप का देश है और यहाँ साम्यवादी विचारधारा से समर्थित जो सरकार थी वो काम कर रही थी। तो साम्यवादी जो विचारधारा जहाँ होती है वहाँ एक दल की प्रधानता होती है, वहाँ दूसरे दलों का मतलब मुकाबला नहीं कर पाते कोई, या आप ये कह सकते हैं कि उस दल की नीतियाँ और कार्यक्रमों में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा हो, पढ़ा हो चाइना के बारे में, तो चाइना के अंदर माओ की जो तस्वीर है वो हर स्कूल, कॉलेज, उसके अंदर हर कमरे में स्थापित की जाती थी कि ये माओ जो है ये आपका भविष्य है। तो वो जन्म से ही गुट्टी पिलाई जाती है एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा की। तो यहाँ पर जो साम्यवादी जो विचारधारा होती है वहाँ आपको सभा बुलाने का या साम्यवादी जो दल है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, इस प्रकार की आज़ादी नहीं होती है। और फिर उसी कैंडिडेट को, उसी व्यक्ति को मत देने के लिए आप बाध्य हैं जिसको उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने उसको खड़ा किया है। वो आपके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप बाध्य हैं उसी को अपना मत देने के लिए। अब वहाँ हम देखते हैं कि पोलैंड के अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको इकट्ठे होने की कोई अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोलैंड की एक
एक शहर है गंडकोस्ट, वहां क्या हुआ, एक क्रेन चालक महिला को अनैतिक तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया और उसके विरोध में जो गंडास्क जो शहर है, गंडाक शहर, वहां पर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो उसके समर्थन में उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी और वहां हड़ताल करने की उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन उसी समय वहां एक जो लीडर था, जो मतलब पहले से एक इंजीनियर था जिसको उसी कंपनी से नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, वो था अगस्त पिनोशे। तो यहां हम देखते हैं कि वो भी उन हड़ताल कर्मचारियों के साथ हो गया और धीरे धीरे जो है इसका असर व्यापक स्तर के ऊपर बढ़ता चला गया और इतना बड़ा कि पोलैंड के अंदर 1989 के अंदर जो साम्यवादी विचारधारा की जो सरकार थी उसको उसको हटाया गया वहाँ से और जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, जहाँ लोगों को स्वतंत्रता और समानता जो है या उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चिले और पोलैंड के अंदर जो ये लोकतंत्र बहाली के दो सर्वोत्तम उदाहरण हैं। कल हम आपको डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और लोकतंत्र में मतलब लोगों को कौन कौन से अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और साथ के साथ हम देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक और एक तानाशाही सरकार में क्या अंतर होता है, क्यों लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना गया है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।